आज हम लोग जो है कक्षा 11 में जो है रसायन विज्ञान का पहला लेसन पढ़ेंगे। तो पहला लेसन तो हम लोग पढ़े हैं, उसमें से दो वीडियो के जैसे सन्निकट हुआ, सार्थक अंक हुआ, वैज्ञानिक संकेत में पद्धतियाँ परिवर्तित करने की बात आई, तो उसमें हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। और उसके अगले स्टेप में चलेंगे तो रासायनिक संयोग के नियम आपके जो है अगले जो है हेडिंग के रूप में रासायनिक संयोग का नियम है, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे जो है संयोग करती है उनके संबंध में कुछ नियमों का प्रतिपादन किया गया है। उन्हीं नियमों को हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। जैसे एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसकी जो है खोज 1774 ईस्वी में लेवेसियो नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसकी जो पुष्टि है वह लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में ही किया है। उन्होंने बताया कि न तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य अविनाशी होता है। द्रव्य को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया यदि होती भी है तो अभिकारी पदार्थों का कुल द्रव्यमान जो होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर, या आप कहें कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बना हुआ उत्पाद है उसका कुल द्रव्यमान जो होता है लिए गए अभिकारी पदार्थ के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। अगर एक उदाहरण दें हम उस पर, उदाहरण का मतलब ये है कि जैसे हम मान लीजिए Na लिख दिए और प्लस AgCl लिख दिए और बराबर ये जो आपका NaCl हो गया प्लस Ag हो गया। ध्यान से देखेंगे, अगर ये 10 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, तो ये अगर आपका 15 ग्राम और ये भी 15 ग्राम बन गया, तो ध्यान से देखिएगा इनका कुल द्रव्यमान 30 ग्राम हो रहा है, बराबर कितना हो रहा है, 30 ग्राम। तो इनका भी कुल द्रव्यमान कितना हो रहा है, 30 ग्राम हो रहा है। अर्थात इन अभिकारी पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान की क्या होगा, बराबर है। अगर ऐसा है तो ये जो आपका जो समीकरण है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण दिया गया है, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जो पुष्टि करता है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा असंभव है। और किन अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं हो सकता है, तो वह अभिक्रिया आपकी है नाभिकीय अभिक्रिया, या नाभिकीय विखंडन कहें। नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि नहीं करती है, क्योंकि एक आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया है कि E बराबर डेल्टा M और क्या C, जहां पर डेल्टा M क्या है, किसी भी अभिकारी यानी कि जो हमारा लिया गया पदार्थ है उसके द्रव्यमान में जितनी कमी होगी वह किसमें परिवर्तित होती है, ऊर्जा में। जब द्रव्यमान में कमी ऊर्जा, अर्थात वही जो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक था उन्होंने बताया ये था कि कोई भी पदार्थ जो है ऊर्जा में बदल जाता है, यानी ऊर्जा और द्रव्य के बीच एक संबंध होता है। यह पहले पता नहीं था, तो यह हम मानते थे कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर जो होता है यह जो है द्रव्यमान में, यानी किसी पदार्थ के द्रव्यमान में यदि कमी होती है तो वह ऊर्जा के रूप में निश्चित रूप से व्यय होती है। अर्थात जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय जब विखंडन होता है तो उसमें अपार ऊर्जा निकलती है, और वह ऊर्जा कहाँ से निकलती है, उस नाभिक के जो है द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। जब नाभिक के द्रव्यमान में कमी होगी तो वह ऊर्जा के रूप में निकलेगी, अर्थात इस पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं हो सकता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं, अगर बात करें तो गुणित अनुपात, यानी आप कहें कि स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात के नियम का जो प्रतिपादन है 1799 ईस्वी में जो है JL
कौन से वैज्ञानिक थे? J.L. प्राउड। J.L. प्राउड नामक वैज्ञानिक ने 1799 में जो है स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि की, अर्थात उन्होंने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि कोई भी जो रासायनिक यौगिक है उसको जो है यानी उसका एक निश्चित अनुपात होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी रासायनिक जो शुद्ध यौगिक है उसमें सभी पदार्थों का एक निश्चित अनुपात होता है। अगर वह किसी विधि से या किसी स्रोत से प्राप्त किया गया हो इस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे जल की अगर बात करते हैं तो जल का जो स्रोत है जैसे तालाब भी जल का स्रोत, यानी हम तालाब से जल प्राप्त करते हैं, कुएं से जल प्राप्त करते हैं, नल से जल प्राप्त करते हैं, समुद्र से जल प्राप्त करते हैं, और हम जो है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग के द्वारा जल का निर्माण करते हैं। तो सभी स्रोतों से प्राप्त जल का जो सूत्र होता है वह H2O होता है। तो H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन क्या 16। तो अगर इनको हम काट दें तो ये हो जाएगा 1:8, यानी कि सभी स्रोतों से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह निश्चित होता है। अर्थात यह जो उदाहरण है यह जो स्थिर अनुपात की पुष्टि करता है। ठीक, अब देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम कहाँ पर लागू नहीं होगा। तो जैसे हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, नाम सुने होंगे, 1H1, 1H2, 1H3। ये आप कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ध्यान से देखेंगे N1H1 है, 1H2 है और 1H क्या है 3 है। तो ये जो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम यानी कि ये जो है P, D और क्या लिखते हैं T भी लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इन हाइड्रोजन के जब 3 समस्थानिक, जो भी समस्थानिक, ये नहीं कह रहे कि हाइड्रोजन से ही किसी भी समस्थानिक को ले लें और उनके द्वारा अगर कोई यौगिक बनता है तो उनमें जो है स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होगा। जैसे कार्बन के कई समस्थानिक हैं तो कार्बन 12, 13, 14, क्लोरीन 17 और 35 और 37 भी है, तो उनमें जो स्थिर अनुपात का नियम जो होता है लागू नहीं होगा, क्योंकि यानी क्लोरीन 35 से जो बना हुआ यौगिक होगा, क्लोरीन 37 से बना हुआ यौगिक का जो अनुपात दोनों के बीच देखा जाएगा तो निश्चित नहीं हो सकता है। जब निश्चित नहीं होगा तो उस पर जो है स्थिर अनुपात यानी स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आपका अगला जो हेडिंग है वह है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जो है 1803 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम में यह बताया गया है कि जब 2 तत्व परस्पर जो संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तब उनमें से एक तत्व के भिन्न द्रव्यमान जो अलग अलग तत्वों के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे अगर बात करें CO और CO2, देखिएगा जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक यानी 2 यौगिक, देखिए जब 2 तत्व परस्पर 2 तत्व हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते तो 2 यौगिक बना दिए, तब उनमें एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का भिन्न भिन्न, देखिए एक तत्व का ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान अन्य तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से यानी कार्बन का एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। अर्थात ये सरल गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। ध्यान से देखें, जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके, देखिए 2 तत्व एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो देखिए 2 यौगिक बना दिए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड। उनमें से एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, कराए कि ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान है और जो दूसरा तत्व है उसके एक निश्चित
द्रव्यमान से संयोग करके अगर संयोग करते हैं तो परस्पर ये दोनों जो सरल गुणित अनुपात में कहे जाते हैं। इसके लिए और भी उदाहरण है, जैसे SO2 SO3 है, SnCl2 है, SnCl4 है। तो देखिए इनमें सरल गुणित अनुपात की पुष्टि होती, गुणित अनुपात का नियम लागू होता है। इनमें जो क्या होता है, सरल गुणित अनुपात का नियम लागू हो रहा है। अब थोड़ा सा देखेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या आप देखें थोड़ा सा सरल गुणित अनुपात कहां पर लागू नहीं होता है, तो समस्थानिकों के यौगिकों की स्थिति में, या जो भी समस्थानिक हैं, समस्थानिक जो भी होंगे, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, उसी तरह से अन्य भी तत्वों के कई समस्थानिक हैं, तो उन पर यह नियम लागू आपका नहीं होगा। अब थोड़ा सा देखेंगे व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम क्या है। तुल्य अनुपात का नियम क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसकी खोज जो है रिचर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1792 ईस्वी में किया था। कहा है कि जिस भारानुपात में दो तत्व जो है पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व के, दो तत्व हैं और पृथक पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग अलग, किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, उसी भार के गुणित या उपगुणित अनुपात में वे दोनों परस्पर संयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि NaCl एक यौगिक है और NaH भी एक यौगिक है, यानी सोडियम क्लोराइड है और सोडियम हाइड्राइड है। दोनों में ध्यान से देखें Na दिख रहे हैं ना, दोनों में Na क्या है, समान है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के साथ क्या किया है, संयोग किया है। तो NaCl में Na और Cl के बीच जो अनुपात है वह क्या है कि Na का 23 हो जाएगा, Cl का 35.5। तो ये हो गया आपका क्या, Na और Cl में जो है, Na और Cl के बीच जो अनुपात है 23:35 है। और यहाँ पर देखिए NaH के बीच अगर बात करते हैं तो Na का 23 और H का 1 हो जाएगा, तो 23 क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अगर हम बात करें तो ये सोडियम 1 है, तो उसको अगर हम हटा दें, सोडियम को हटा दें, तो आपका बचेगा क्या, HCl। तो H का 1 भाग है और Cl का क्या 35.5, तो H और Cl के बीच जो अनुपात होगा वह 1 अनुपात क्या होगा, 35 होता है, यानी 35.5 होगा। तो ये जो नियम है व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये फिगर हमने बनाया है, ये परमाणु भार 1 हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 है और सोडियम का परमाणु भार क्या है, 23 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है और H देखिए Na और H के बीच जो अनुपात हो रहा है वह 23:1 का है। NaCl के बीच जो अनुपात हो रहा है वह 23:35 का है। तो अगर सोडियम को हटा दिया जाए तो HCl के बीच जो अनुपात होगा वह क्या होगा, 1:35 क्या होगा, 5 का होगा। इस वीडियो में तो हम लोग यहीं तक 4 नियमों का आप जो है अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर आपको जो है आगे के इसी लेसन का कुछ भाग छुटा है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।